Good morning to all of you. I am Sudhanshu Kumar and you are watching Minerva Classes खगड़िया। आज हम 4 जनवरी 2022 के हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस को लेकर के आपके बीच प्रेजेंट हैं। इससे पहले हम 3 जनवरी का सेशन कंप्लीट कर चुके हैं और आज एक नेक्स्ट सेशन में है। कल के वीडियो में थोड़ी परेशानी रह गई थी, लिटिल बिट, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, बट आई होप कि आप उसे समझ गए होंगे ठीक से। कोशिश होगी कि हम अपने वीडियो क्वालिटी को और बेहतर कर सकें। हमारी कोशिश लगातार जारी है और यदि ठीक से आप देखेंगे तो मैंने कोशिश करी है सारे क्वेश्चंस को ठीक से एलैबोरेट करने का। एग्जाम के डेट काफी नजदीक आ चुके हैं तो आप एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है? कीवर्ड पे गौर करते हैं। लेखन कौशल, लिखने का कौशल और उसका स्तर कैसा हो? उच्चतम स्तर हो। लेखन किसे कहते हैं? लेखन अभिव्यक्ति का एक साधन होता है और उसके द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भाषा के 4 कौशल हैं। 4 कौशल में 2 कौशल से हम ग्रहण करते हैं और 2 कौशल से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। व्यक्त करने के लिए एक तो हम बोलते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, और लिखते हैं। अब लेखन कौशल, लेखन कौशल कई प्रकार की होती हैं, उसमें से इसमें चर्चा करी गई है उच्चतम स्तर, अर्थात आप बाउंड्री के बियॉन्ड चले जाएं जिसमें सृजनात्मकता का समावेश हो। और स्पेशली ये सबसे अधिक प्रभावी तब होगा जब आप अनौपचारिक लेखन की बात कर रहे हो। औपचारिक लेखन में हमें बहुत अधिक छूट नहीं होती है, सीमाओं में बंद करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होता है, जो ऑफिशियल राइटिंग होती है। बट यहां पर है उच्चतम स्तर लेखन कौशल। सही वर्तनी, यह तो बिल्कुल आरंभिक स्थिति होती है लेखन, तो इसमें कौशल की कोई बात है ही नहीं। संयुक्त अक्षर जैसे अक्ष, ये सब क्या है ना, ये संयुक्त अक्षर है, इसमें भी कोई कौशल नहीं है। लेख लिखना, जिसे इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। लेख में क्या होता है कि आप किसी खास विषय वस्तु के बारे में उसका एक विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं, अर्थात उसके तमाम गुण, अवगुण, बेनिफिट या फिर जो उसके हार्म पॉइंट्स हैं उसको बहुत अच्छे से लिखते हैं और उसके सभी पक्षों को संतुलित रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपके लेखन कौशल की सारी बातों की झलक मिलती है यदि आप में क्षमता है और आप सारे बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। तो कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं कि यह एक बेहतर और उच्चतम स्तर होगा लेखन कौशल का। जैसे लेखन कौशल अभी आपके तत्काल जो चेंज हुए हैं बीपीएससी का सिलेबस, बीपीएससी में एसे को शामिल किया गया है, यूपीएससी में एसे को शामिल किया गया, लेख को शामिल किया गया, और भी स्टेट पीसीएस है जहां पर की है। तो निश्चित तौर पे इसमें लेखन कौशल का उच्चतम स्तर शामिल होता है। हालांकि यहां पर बात 1 to 5 के लिखी गई है। यह बात तो सत्य है कि सृजनात्मकता की शुरुआत आरंभिक स्तर से होती है। यूपीएससी में कोई भी बच्चा पहुंचता है लेकिन उसकी शुरुआत तो प्राइमरी लेवल से ही होती है कि प्राइमरी लेवल से ही बच्चा क्रिएटिव होता है। और यदि हम क्रिएटिवनेस की शुरुआत प्राइमरी लेवल से करें, आरंभिक स्तर से, बिल्कुल जो उसका शुरुआती फेज है, तो यह गुण दिनों दिन और बेहतर होता चला जाएगा। तो कोई शक नहीं कि लेखन कौशल का सबसे बेहतर जो स्तर है वह लेख लिखना है इस ऑप्शन के हिसाब से। अगला है वाक्यों में कठिन शब्द का प्रयोग। कठिन शब्द का वाक्य में प्रयोग, इससे लेखन कौशल में कुछ आप कह सकते हैं कि औपचारिकता जैसी बातें आती हैं, लेकिन वह उच्चतम स्तर होगा यह कोई आवश्यक या जरूरी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर या विकल्प होगा 1 का 3, लेख लिखना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप भाषा शिक्षक के रूप में, आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे? पाठ्य सामग्री, पाठ्य सामग्री यानी टीचिंग मटेरियल का स्ट्रक्चर क्या हो, प्रारूप क्या हो? तो ये जो पाठ्य सामग्री होता है यह बुक हो सकती है, हिंदी में लिखता हूं मैं, कहीं कहीं लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में भी आसानी होती है, कम समय लगता है। जैसे टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल,
किताब हो गई, मानचित्र, कहीं न कहीं यह भी है, कई चीजें हैं। तो इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? मूर्त होना चाहिए, विवरणात्मक होना चाहिए, या फिर विश्लेषणात्मक भी होना चाहिए, अमूर्त होना चाहिए। देखिए, अमूर्त तो नहीं होना चाहिए। आप 1 to 5 की बात करें या 6 to 8 की बात करें, जो चीजें हमें दिखती नहीं है आरंभिक स्थिति में, वह हमें उतना प्रभावशाली तरीके से अधिगम में मदद नहीं कर सकेगा। जो चीजें दिखती हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसके पृष्ठ को हम पढ़ सकते हैं, वह चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। तो अमूर्त वाला तो होगा नहीं। अब है कि मूर्त होना चाहिए, विवरण होना चाहिए, अवधारणात्मक, अवधारणात्मक अर्थात जिसमें कंसेप्ट का समावेश किया गया हो। कंसेप्ट के समावेशन से अधिक महत्वपूर्ण होगा आप विश्लेषणात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। अंतर क्या है? देखिए, एक अवधारणा की बात करता है और एक विश्लेषण की बात करता है। अवधारणा में क्या होगा? जो भी नियम है, जो भी पाठ्यांश है, नियमों का प्रस्तुतिकरण सहज और आसान या स्वाभाविक तरीके से होगा, अर्थात रटने की बात से मुक्ति मिलेगी। विश्लेषण में क्या होगा? इसे छोटे छोटे आवश्यक खंडों में विभाजित करके प्रस्तुत किया जाएगा। विभाजित करके प्रस्तुत करना। निश्चित तौर पे दो पॉइंट्स हैं आपके पास कि अवधारणात्मक शैली बेहतर होगी या विश्लेषणात्मक शैली बेहतर होगी। जहां विश्लेषण होगा वहां अवधारणाओं की बात अवश्य होगी। बिना अवधारणाओं के विश्लेषण बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। विश्लेषण करने के लिए आपके पास कंसेप्ट होने चाहिए। कंसेप्ट नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे आप क्या कर पाएंगे? आप उसका विश्लेषण एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो जहां विश्लेषण होगा निश्चित तौर पे अवधारणात्मक चीजें शामिल होंगी ही होंगी। इसलिए इससे ज्यादा बेहतर विकल्प मूर्त होना चाहिए, विवरण के हिसाब से होना चाहिए, विश्लेषण के हिसाब से होना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा 2 का 1 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया। देखिए, भाषा के साथ अर्जन शब्द लगा हुआ है। अर्जन क्या होता है? अर्जन होता है कि हम परिवेश से, अपने भाषाई माहौल से बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से जब भाषा को सीखते हैं तो इसको भाषा का अर्जन कहते हैं। उसी भाषा को जब कक्ष में बैठ करके सीखते हैं तो उसको भाषा का अधिगम कहते हैं। अब है सामाजिक। मैं उल्टा लेके चल रहा हूं। जब भी सामाजिक रूप से बात आ जाए तो वाइगोत्स्की के साथ जाएंगे आप। अब है साहचर्यजन्य। साहचर्य अर्थात एक दूसरे की सहायता करके, यहां भी आप वाइगोत्स्की के साथ जाइए। सुमेलन ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बताई नहीं गई है, ना तो चॉम्स्की के द्वारा, ना वाइगोत्स्की के द्वारा, ना पियाजे के द्वारा। अब युक्तिजन्य क्या होता है? युक्तिजन्य का मतलब होता है कि आप वातावरण या अपने भाषाई परिवेश से क्या करते हैं? तरीका विकसित करते हैं। तरीका विकसित करते हैं। कोई युक्ति, युक्ति का मतलब ही होता है अप्रोच। युक्ति का मतलब ही होता है कोई खास तरीका ही कहना चाहिए। युक्तिजन्य यानी तरीका के साथ आप इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। किसके साथ? वातावरण के साथ। याद रखिएगा। तो पियाजे की चर्चा जब भी होगी, या तो कह लीजिए दो चीज को याद रखेंगे। पियाजे की चर्चा होगी, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, या वातावरण के साथ युक्ति संगत अवधारणाओं के साथ भाषा का अर्जन करता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका युक्तिजन्य। सुमेलन, ठीक से मिलान करने को, मैच करने को सुमेलन कहते हैं। तो सुमेलन ऐसी कोई बात है नहीं लैंग्वेज एक्विजिशन में। साहचर्य का मतलब होता है सहायता देना, यानी सहायता दे करके जब सीखने सिखाने की बात हो, चाहे एमकेओ हो, स्कैफोल्डिंग हो या पीर ग्रुप्स हो, इसके लिए वाइगोत्स्की के साथ जाइए। और सामाजिक रूप से भी जाना हो तो वाइगोत्स्की के साथ जाइए। युक्तिजन्य या वातावरणीय परिवेश के साथ जब अंतःक्रिया करके बच्चा सीखेगा भाषा को, तब यह पियाजे के साथ आपको जाना होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप उसकी संसाधन के रूप में कैसे मदद करेंगे? घर की भाषा अलग है, हमारी घर की भाषा हिंदी है। संभव है आज के परिदृश्य में जो आज का ड्यूरेशन है, जो आज का समय है, उसके हिसाब से विद्यालय की भाषा अंग्रेजी होगी। तो मान लिया जाए कि एक जगह आपकी घर की भाषा हिंदी है और विद्यालय की भाषा अंग्रेजी है, बस आपको मानना है। तो आप एक संसाधन, एक रिसोर्स के रूप में कैसे मदद करेंगे? उसी कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर, इसकी आवश्यकता तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आप अधिक ध्यान देकर के क्या करेंगे? कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन रूप में उपयोग करके, उससे ज्यादा सही है बहुभाषिकता। मैं आता हूं इस पे। उसे गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन, गृह कार्य में लचीलापन देंगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप उसे संसाधन रूप में कहां उपयोग कर पा रहे हैं? तो एक संसाधन, एक रिसोर्स के रूप में यह आपका उत्तर फिट नहीं बैठ रहा है। कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षा देकर, कक्षा में मातृभाषा में शिक्षा देनी ही देनी है, लेकिन दिक्कत यह है कि विद्यालय की भाषा अलग है और हिंदी की भाषा अलग है। आप नेट 2020 की वकालत तो कर रहे हैं, लेकिन इस वाक्य के साथ आपको तर्कसंगत न्याय करना है कि दोनों भाषा, दोनों जगह की भाषा अलग अलग है और दोनों को उपयोग क्या करना है? एक रिसोर्स, एक संसाधन रूप में करना है। उस हिसाब से यह विकल्प भी आपका सही नहीं है। कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन रूप में उपयोग करके, ये आंसर हो जाएगा। बहुभाषिकता क्या है? पहले की वीडियो मैंने बताया। बहुभाषिकता एक ऐसा तौर तरीका है जिसमें शिक्षक किसी एक भाषा में कक्षा कक्ष का संचालन करते हैं, लेकिन अलग अलग भाषाई परिवेश से आने वाले अधिगमकर्ताओं की भाषा को भी उचित सम्मान और अवसर मिलता है। अर्थात यदि कक्षा इंग्लिश मीडियम में चल रही हो या हिंदी मीडियम में, जिन कोई बच्चा बांग्ला मीडियम का आ जाए, उर्दू जानकार आ जाए या अरबी जानने वाले आ जाए और उनके शब्दों का समावेश करना हो, तो कोई संकोच नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए और उनके शब्दों का या उनकी भाषाओं के शब्दों का समावेशन होना चाहिए। इसी को कहते हैं बहुभाषिकता। तो यही हो जाएगा आपका आंसर कि हम दोनों भाषाओं का सम्मान करें। पढ़ाएंगे किसी एक भाषा में, लेकिन दोनों भाषाओं का सम्मान करेंगे। 4 का 2 आंसर होगा। आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। ट्रांसलैंग्वेजिंग, हमने कहा था ट्रांस का मतलब होता है आर पार। एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना के संबंध में इन कथनों और वह पर विचार करें। ट्रांसलैंग्वेजिंग बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है, बिल्कुल सही है। ट्रांसलैंग्वेजिंग का मतलब होता है भाषा की एक निश्चित परिधि से बाहर चले जाना, परे चले जाना। जैसे मान लिया जाए कोई गांव है ABCD और उस गांव के सभी लोग तेलुगु में बात करते हैं, तेलुगु में ही वार्तालाप होती, तेलुगु में ही संवाद का संप्रेषण होता है, आदान प्रदान होता है। अब तेलुगु भाषाई क्षेत्र में कोई कन्नड़ या मलयालमी शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दे, यही बहुभाषावाद हो जाएगा, सॉरी यही ट्रांसलैंग्वेजिंग हो जाएगी। यही हो जाएगी आपकी पराभाषिकता या ट्रांसलैंग्वेजिंग। तो एक लचीला स्वरूप है भाषावाद का, बहुभाषावाद का, सही है। ट्रांसलैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता, संप्रेषण क्षमता किसको कहते हैं? बोलने की क्षमता, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता को संप्रेषण क्षमता कहते हैं। संप्रेषण क्षमता का संवर्धन माने डेवलपमेंट यानी वृद्धि, बेहतर के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना। आप संप्रेषण बेहतर तरीके से कब कर सकेंगे? जब आपके पास कई भाषाओं की बेहतर शब्दावली होगी, जानकारी होगी, तो आपका संप्रेषण अच्छा होगा। आप प्रेमचंद के उपन्यास को पढ़िए, उन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी तीनों भाषाओं और कहीं अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का बेहतरीन संयोजन किया है, प्रयोग किया है, बहुत जगह उन्होंने किया है। तो उससे क्या होता है? भाषा सजीव हो जाती है। ऐसा लगता है कि जो चरित्र व्यक्त किया गया है वह चरित्र अपितु कहीं और का नहीं बल्कि
हमारे अंदर का या हमारे आसपास का कोई चरित्र है जिसकी चर्चा की जा रही है उपन्यास में या कहानी में। तो दूसरी भाषा का व्यवहार करना, ट्रांसलैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी में व्यवहार करना। बिल्कुल सही है यह भी। आप हिंदी में संप्रेषण क्षमता को व्यक्त करते हैं और उसके संवर्धन के लिए यानी उस क्षमता को और बेहतर करने के लिए जिस भाषा को आप जानते हैं अर्थात हिंदी भाषा को जानते हैं, हिंदी भाषा के बीच में एक दूसरी भाषा उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, जब उसका व्यवहार करना शुरू करेंगे यही क्या होगा, ट्रांसलैंग्वेजिंग हो जाएगा। तो और वो दोनों सही है, विकल्प 2 हो जाएगा आपका, बाकी कोई है ही नहीं सही। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। समग्र भाषा उपागम, एक तो भाषा है और ऊपर से समग्र, इंटीग्रेटेड, अर्थात भाषा के कई रूप हैं। समग्र भाषा का मतलब क्या होता है कि भाषा के कई रूप हैं। भाषा के कई रूप क्या क्या है? भाषा आप कविता में व्यक्त करते हैं, भाषा आप कहानी में व्यक्त करते हैं, भाषा आप रिपोर्टाज में व्यक्त करते हैं, भाषा आप एकांकी में व्यक्त करते हैं, एकांकी में कई विधाएं हैं भाषा की, आप लघु नाटक में व्यक्त करते हैं, पत्र लेखन में व्यक्त करते हैं। तो समग्र भाषा यही हुआ, अर्थात भाषा के जितने रूप हैं सबको आप एक साथ रखें तो उसको समग्र भाषा कहेंगे। समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? उपकरण माने हथियार, औजार, इंस्ट्रूमेंट। इसका प्रयोग करेंगे। क्रिया, क्रिया क्या है भाई? व्याकरण का या तो एक हिस्सा है या फिर एक एक्शन वर्ड है जिसके द्वारा आप किसी काम को संचालित करते हैं। संबद्ध नहीं प्रतीत होता है इसके साथ। साहित्य, साहित्य में सारी चीजें आ जाएंगी जिनकी हमने चर्चा करी है। साहित्य में कविता होगी, कहानी होगी, रिपोर्टाज होगा, एकांकी होगा, नाटक होगा, लघु नाटक होगा, पत्र लेखन होगा, निबंध लेखन होगा, यात्रा स्मरण होगा, संस्मरण होगा, सारी चीजें होंगी इसमें। बाल कविताएं, इसमें तो सिर्फ कविता ही आएंगी, खिलौना का कोई मतलब ही नहीं है, तो आपके आंसर हो जाएंगे साहित्य। समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो साहित्य। एक चीज का ख्याल और रखें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही आंसर होगा। जब भी भाषा और साहित्य में चुनना हो और आप किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहे हैं, किसी निष्कर्ष पे नहीं, आपने सारे अपने अप्रोचेज को अप्लाई कर दिया है, इंप्लीमेंट कर दिया, फिर भी उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपको बहुत परेशानी हो रही है, दुविधा है किसको मैं इसमें से किसको चुनूं, तो ज्यादा अवसर पर आप साहित्य के साथ जाएं, आपके उत्तर सही होंगे। भाषा का जन्म निश्चित तौर पे पहले हुआ है, साहित्य का सृजन बाद में हुआ है, लेकिन साहित्य के साथ जाएंगे। लेकिन कंडीशन मैंने बता दिया, जब आपके पास कोई विकल्प ना बचे, कुछ भी विकल्प ना बचे, आपको लगे अब आंसर करना इम्पॉसिबल हो रहा है, मैं किसी स्थिति में हूं ही नहीं मैं आंसर कर सकूं, तब जाकर के, वरना 1% भी आपके पास विकल्प हो तो जो उपयुक्त उत्तर हो आप उसी के साथ जाने की कोशिश करें, अपने मन से हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग ना करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कुल भौतिक प्रतिक्रिया टीआरपी, टोटल रिस्पॉन्स प्रोसेस में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? आप जान लीजिए ये टीआरपी क्या होता है, कुल भौतिक प्रतिक्रिया। देखिए स्पेशली जो आरंभिक क्लास के बच्चे होते हैं, शुरुआती दौर के बच्चे होते हैं, तो कभी कभी उन बच्चों को टीचर फिजिकल एक्टिविटी की सहायता से सिखाते हैं। ज्यादा डिटेल यहां नहीं करूंगा, मैं अलग से एक वीडियो दे दूंगा टीआरपी पे, फिलहाल मैं इतना बता देता हूं कि आपको समझ में आ जाएगी। जैसे उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बैठने के लिए, टीचर खुद बैठता है, फिर बच्चा उसको देख करके बैठता है, उसको मुड़ने के लिए बताया जाता है, अर्थात फिजिकल एक्टिविटी होती है, हाथ की सहायता से, पैर की सहायता से, यानी गतिविधि का एक कार्यक्रम है। इसमें टीचर जैसे जैसे करते हैं बच्चा उसका अनुकरण करता है। इसके सेंटर में टीचर होते हैं जो भी गतिविधि करवाते हैं, इसमें गतिविधि ही प्रधान होती है और शारीरिक गतिविधि प्रधान होती है। गतिविधि मतलब कोई बच्चा खेलता नहीं है, टीचर जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, अनुदेशन देते हैं, बच्चा उसी तरह से कार्य करता है। इस क्रिया में शिक्षक प्रमुख हो जाता है और बच्चे सेकेंडरी रोल में हो जाते हैं। जब टीआरपी का प्रोग्राम चल रहा हो, जब टीआरपी गतिविधि चल रही हो, तो हाथ पैर की संप्रेषण के द्वारा बच्चे को किसी कार्य को करने में
सहायता दी जाती है, उसको बतलाया जाता है। इसमें शिक्षक की भूमिका प्रधान हो जाती है। ये तीनों आपका उत्तर नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? पठन, पठन का अर्थ क्या होता है? पठन का अर्थ होता है किसी टेक्स्ट, किसी लिखित सामग्री के अर्थ को पढ़ करके ग्रहण कर लेना, इसको पठन कहते हैं। अब है पठन कौशल, तो आप कितनी कुशलता के साथ उसके अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं, यही पठन कौशल है। रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल में क्या होना चाहिए? शुद्ध उच्चारण, अक्षरों को पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना। आप भी आंसर यही कर रहे होंगे कि समझ के साथ पढ़ना। हम जब किसी को पढ़ते हैं और उसको हम कंप्रीहेंस नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, यदि उसका हम बोध नहीं कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पढ़ने को पढ़ना नहीं कहेंगे। पढ़ने का मतलब होता है टेक्स्ट को पढ़ना, लिखित सामग्री को पढ़ना, उसके वर्णों को पढ़ना, और पढ़ने के बाद एक मानसिक अभिक्रिया के द्वारा उसके अर्थ को आत्मसात कर लेना। तो निश्चित तौर पे इसका आंसर हो जाएगा समझ के साथ पढ़ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? किताब क्या है? भाषा की, लैंग्वेज की बुक है, और उसमें एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट उसका ढूंढ रहे हैं। वर्तनी महत्वपूर्ण है, चित्र का स्थान प्राइमरी में होना चाहिए, विषय वस्तु का चयन यह बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तनी चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु, यह भी ठीक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि विषय वस्तु का चयन। अब देखिए, उत्तम विषय वस्तु यहां भी है और विषय वस्तु का चयन यहां भी है। सबसे महत्वपूर्ण है विषय वस्तु का चयन। क्यों महत्वपूर्ण है? आप किसके लिए बुक तैयार कर रहे हैं, यह आपको देखना होगा। लेवल कई तरीके के होते हैं। 1 to 5 का प्राइमरी लेवल, 6 to 8 का अपर प्राइमरी लेवल, उसके ऊपर सेकेंडरी लेवल, उसके ऊपर अपर सेकेंडरी लेवल, या सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी कह सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह क्वेश्चन 1 to 5 के लिए है। लेकिन जिसके लिए भी आप करिकुलम तैयार कर रहे हैं लैंग्वेज के लिए, तो आप देखेंगे कि हम विषय वस्तु का चुनाव किस बेसिस पे कर रहे हैं। हमारा आधारभूत बिंदु क्या है? बच्चों की मानसिकता के हिसाब से, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बेसिस पे, उसका दिमाग किस स्तर का होता है, किस तरह की कविता कहानी को बच्चा आत्मसात कर सकेगा आसानी से, उसके साथ एक स्वाभाविक समझ को विकसित कर सकेगा। इसलिए विषय वस्तु का चयन बहुत महत्वपूर्ण है शैक्षिक पक्ष के दृष्टिकोण से। अब इसमें आता है कि वर्तनी और चित्र सज्जा। वर्तनी तो शुद्ध होना ही चाहिए। ये वही बात हो गई कि एक व्यक्ति को ईमानदार होनी चाहिए। आप यदि ईमानदार हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मानव होने के कारण उम्मीद की जाती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए। आप बेईमान हैं तो यह एक निगेटिव पक्ष है, लेकिन आप ईमानदार हैं तो यह प्रशंसा या बड़ाई की बात नहीं है, बल्कि ऐसी उम्मीद की जाती है कि आप ईमानदार होंगे। यह बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य बात है। अर्थात एक व्यक्ति में ईमानदारी होनी चाहिए। उसी तरीके से जब किसी पाठ को प्रस्तुत किया जाता है, जब किसी पाठ की रचना की जाती है, उसमें शब्द या वर्तनी का जो उच्चारण है वह शुद्ध हो, सही तरीके से वह लिखा गया हो, यह तो अपेक्षित है। इसकी हम उम्मीद करते ही करते हैं। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नॉर्मली स्वाभाविक रूप से होना ही चाहिए। चित्र की प्रस्तुति भी होनी ही चाहिए छोटे बच्चों के लिए, आवश्यकता अनुसार। लेकिन सबसे बड़ी बात है विषय वस्तु का चयन। अब यह उत्तम विषय वस्तु, उत्तम विषय वस्तु है, लेकिन आप यदि उसका चयन ही ना करेंगे तो थोड़ा सा मार्जिनल बेनिफिट इसको मिल जाता है चयन के समावेशन के कारण। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 9 का 3 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विद्यार्थियों को दी जा रही गतिविधियों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहेंगे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, हो सकता है ये क्वेश्चन कट भी जाए या कट रहा हो, अभी पता नहीं चल रहा है। जब ये वीडियो अपलोड होगा तब आपको हम बताएंगे क्वेश्चन कट रहा है या नहीं कट रहा है। अभी मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। फिर भी मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं।
विद्यार्थियों को दी जा रही, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले रहा हूं, आई होप कि अब आपको सब कुछ दिख रहा होगा, इजीली विजिबल होगा। विद्यार्थियों को दी जा रही गतिविधियों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहेंगे। आपको क्या करना है, गतिविधि करनी है। क्यों गतिविधि करनी है? संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्किल। जैसे हिंदी मीडियम के छात्र स्पोकन कोर्स करते हैं, तो स्पोकन करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डिस्कशन क्लास, आपको बोलने का परिवेश चाहिए, माहौल चाहिए। आपको बोलने के जितने अधिक बेहतर अवसर मिलेंगे, आपकी भाषाई शुद्धता उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी। आप 5 मिनट रोज बोलिए, धीरे धीरे आप अच्छे संवाद वक्ता हो जाएंगे। तो 4 तरह गतिविधि है, 4 तरह के करिकुलम है, वाक्य है, इसमें से चुनना है आपको। वह एक अभिनेता है, इस तरह के वाक्य, इसमें कहीं भी आपको विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं हो रही है, उतना सटीक नहीं प्रतीत हो रहा है। सप्ताहांत यानी सप्ताह के अंत पर मैं सुबह डैश जा रहा हूं, फिर शाम 5 बजे तक वापस आऊंगा। इसमें भी कुछ विशेष बातें नहीं है, दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, चिंतन कहीं नहीं करनी पड़ रही है, उतना उपयुक्त यह भी नहीं लग रहा है। अभी हम सही या गलत पर नहीं जा रहे हैं, हम देखते हैं। पहले अपने मित्र से पूछें कि वह सप्ताहांत में कहां जाना पसंद करता है और क्यों। ये क्यों जो है ना, ये कई सवाल क्रिएट करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक चिंतन हो रहा है। इसके आधे हिस्से में यहां तक कोई चिंतन नहीं है, एक प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर है, लेकिन क्यों वाले प्रश्न ने चिंतन को जन्म दिया है। तो उससे बेहतर यह है, अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछें जिनका ध्यान वे समूह चर्चा के समय रखते हैं। समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो किसी 2 पॉइंट के बारे में, किसी 2 मुद्दे के बारे में कह रहा है पूछने के लिए, कि जिनके प्रति वे अवेयर होती हैं या होते हैं, ध्यान रहता है, अर्थात जागरूक रहते हैं किसी 2 मुद्दे की बात, किसी 2 पॉइंट की बात। तो 2 मुद्दे या 2 बिंदु, बहुत सारे बिंदु होंगे, उसमें से कोई 2 बिंदु वो सेलेक्ट करेंगे और आपके कई सहपाठी होंगे, तो हर सहपाठी का उत्तर अलग अलग हो सकता है, उसके लिए उन पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस उनके हिसाब से होगा। इसमें भी कहीं ना कहीं एक चिंतन छिपा हुआ है, इसमें भी उसे सोचना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 2 प्रश्न में चिंतन की गुंजाइश दिख पड़ती है। अब विकल्प देखते हैं, उसके हिसाब से आंसर करेंगे। 1 2 3, 2 और 3 के साथ 1 नहीं जा सकता है, यह नहीं होगा। 2 और 3 जा सकता है, हम रुकते हैं थोड़ा सा। 1 के साथ 2, 1 के साथ 2 जाएगा, 1 1 के साथ 2 जाएगा, बिल्कुल। तो 3 4 ज्यादा हमारा बेहतर है, ये छूट रहा है। 3 और 4, 3 और 4 जाएगा, यह सबसे सही लग रहा है। 2 और 3, 2 जा रहा है और 3 जा रहा है, तो 4 क्यों छूट रहा है? सबसे सही आपका हो रहा है 4 नंबर, 3 और 4, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आपके आंसर यही हो जाते हैं। इस प्रकार 1 और 2 इसके हिसाब से उपयुक्त आंसर नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। स्टीफन क्रेशन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? सबसे पहले तो स्टीफन क्रेशन ने अचेतन नहीं, अवचेतन प्रक्रिया की चर्चा की है, लेकिन सीबीएसई जो ना करा दे। याद रखिएगा कि हम 2 तरीके से भाषा सीखते हैं। जब हम अधिगम करते हैं, कक्ष में, क्लासरूम में सीखते हैं, उस समय हमारी चेतन प्रक्रिया होती है, हम पूरे कॉन्शियस माइंड से क्लास अटेंड करते हैं। लेकिन जब हम भाषा का अर्जन करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, उस समय हम अवचेतन प्रकृति के हिसाब से, अर्थात सबकॉन्शियस माइंड से हम भाषा को सीख रहे होते हैं। अनकॉन्शियस माइंड से, अर्थात अचेतन तरीके से भाषा का अर्जन नहीं किया जाता है। स्टीफन क्रेशन ने ऐसा कहीं नहीं कहा है, लेकिन हमें मजबूरी है, हमें चुनना होगा किसी एक उत्तर को। तो स्टीफन क्रेशन ने सीखने की वकालत नहीं करी है, इन्होंने क्या दिया है? थ्योरी ही दिया है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन लर्निंग, द्वितीय भाषा अर्जन अधिगम का सिद्धांत, अर्थात अर्जन करता है। तो ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर
11 का 2 आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे डैश का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। देखिए, एक इंग्लिश में वर्ड आता है सेल्फ रेगुलेट। सेल्फ रेगुलेट, आपको लग रहा होगा हम क्यों कर रहे हैं, यानी स्वयं नियमन। नियमन अर्थात स्वयं को नियंत्रित करने के लिए बच्चा क्या करता है, स्वयं से बातचीत करता है, स्वयं से वार्तालाप करता है, वार्तालाप करता है। और जब स्वयं से वार्तालाप करता है तो 2 तरीके से वार्तालाप करता है, एक आवाज के साथ और दूसरा चुपचाप बातचीत करता है, मन ही मन बातचीत करता है। तो इतना तो तय है कि जटिल कार्य को करने के लिए बच्चा क्या करेगा, खुद से बात करेगा। और जब खुद से बात करेगा, आवाज के साथ बात करेगा, तो बच्चा किसी काम को अधिक प्रभावी ढंग से करेगा। इसलिए इसका जो उपयुक्त शब्द हो सकता है, एक तो हो सकता है व्यक्तिगत भाषण, एक हो सकता है निजी भाषण। मौन वाला यहां पर नहीं चलेगा, आंतरिक यहां पर नहीं चलेगा। अब चुनना है व्यक्तिगत भाषण या निजी भाषण। दोनों फंसाने वाले शब्द हैं, कंट्राडिक्ट वर्ड्स हैं। आप सोच सकते हैं किसके साथ में जाऊं, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, जहां पर ऐसे शब्दावली आ जाए आप निज या नैज शब्द के साथ जाना पसंद करिए। यही इंग्लिश होता तो कोई परेशानी नहीं होती, आप 2 सेकंड में इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल लेते। फिर भी सीबीएसई के इतिहास को ध्यान में रखते हुए आप निजी भाषण, इंग्लिश में इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, अब उसके साथ जाना पसंद करिए। अब ये आंतरिक भाषण क्या है, जहां आवाज नहीं होगी उसको आंतरिक भाषण कहेंगे, याद रखिएगा, प्राइवेट साइलेंट स्पीच। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा निजी भाषण। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास डैश से डैश तक होता है। निजी से व्यक्तिगत, निजी से सामाजिकृत, आत्मकेंद्रित से सामाजिक, सामाजिक से आत्मकेंद्रित। आप इसके साथ जाइए। बच्चा शुरू में ईगोसेंट्रिक होता है, बच्चा शुरू में ईगो सेंट्रिक होता है, अर्थात बच्चा शुरू में आत्मकेंद्रित होता है। पियाजे ने कहा है कि बच्चा 2 से 7 साल की अवस्था में आत्मकेंद्रित होता है, और जब बच्चा तीसरी अवस्था में पहुंचता है, थर्ड फेज में पहुंचता है, अर्थात जब उसकी उम्र हो जाती है 7 से 11 वाली, तब बच्चा क्या होता है, ईगोसेंट्रिक का त्याग कर देता है, सैक्रिफाइस ऑफ ईगोसेंट्रिक। तब बच्चा सामाजिक रूप से भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देता है, अर्थात दूसरे की वरीयता को भी महत्व देना शुरू करता है। इसलिए निजी सामाजिक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पियाजे के थ्योरी के हिसाब से हो जाएगा आत्मकेंद्रित से सामाजिक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। क्लास 5 मतलब 11+ की छात्रा, सीबीएसई के हिसाब से भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान ना तो वह दूसरों के विचारों से सहमति प्रकट करती, दूसरे के विचार को महत्व नहीं देती, और ना ही वह दूसरों के नजरिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार के भाषण में शामिल है, आत्मकेंद्रित, बिल्कुल वह आत्मकेंद्रित भाषण कर रही है। सामाजिक नहीं, व्यक्तिगत नहीं, निजी नहीं। ये तो आ जाता आपका वाइगोत्स्की के हिसाब से। और आत्मकेंद्रित से सामाजिक होता है। अब देखिए यहां पे सीबीएसई ने क्वेश्चन सेट करते हुए कुछ तो अशुद्धि करी है। क्लास 5 दे दिया है। सीबीएसई का जो पैटर्न है वो 6 से 11 होता है प्राइमरी के लिए, 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए 6 से 11 साल के आसपास का जो बच्चा होता है वो क्लास 5 का स्टूडेंट होता है। और जो बच्चा इगोसेंट्रिक होता है वो 2 से 7 साल का होता है। एक तरफ 2 से 7 साल में पियाजे के थ्योरी को इंक्लूड करना के लिए कह रहे हैं,
और दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं कि क्लास 5 का बच्चा 10 साल के आसपास का जरूर होगा, 9.5 साल में कोई शक ही नहीं है। तो कहीं न कहीं दोनों में विरोधाभास है, लेकिन हमारी आपकी दोनों की मजबूरी है कि एज को बेसिस ना माने। एक क्वेश्चन और था कोहल वर्ग का, मैंने किसी सेशन में देखा था, 8 वर्ष की अवस्था में उससे सामाजिक कार्य करवा रहा था। तो हम उम्र और कंसेप्ट, जब दोनों में से किसी एक को चुनना हो, हम कंसेप्ट को चुने, कंसेप्ट को बेस बना करके, अवधारणाओं को बेस बना करके, संप्रत्यय को बेस बना करके आंसर करने की कोशिश करें, हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। इसके कंसेप्ट यही कह रहे हैं कि बच्चा खुद की सुन रहा है, किसी और के विचार को महत्व नहीं दे रहा, उसको देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, तो बच्चा आत्म केंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड है, इगोसेंट्रिक है। तो 14 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप व्याकरण के स्ट्रक्चर को समझा रहे हैं, ग्रामर के स्ट्रक्चर को। ग्रामर का स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे हिंदी के किसी वाक्य की संरचना करते हैं, उसके कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे सामान्य स्ट्रक्चर क्या होता है? कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। वह जा रहा है या वह घर जा रहा है, वह क्या हो गया? कर्ता हो गया, घर कर्म हो गया, जाना या जा रहा यह क्रिया हो गया। अब यदि इसी में एक नियम लगा दिया जाए कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग, जब कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है तो वाक्य की जो संरचना होती है वो कर्म के हिसाब से होती है। जैसे राम ने रोटी खाई, सीता ने दही खाया। आपको लग रहा होगा कि राम के साथ खाई, सीता के साथ खाया, इसलिए एक कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ने। रोटी क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके साथ खाई क्रिया प्रयोग किया गया है। और दही चूंकि पुल्लिंग है, इसलिए खाया शब्द का प्रयोग किया गया है। यह क्या है? व्याकरणिक संरचना का नियम है। आप प्रश्न को समझिए कि व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दे। बच्चा जहां खोज करेगा उससे बढ़िया विकल्प तो कहीं कुछ हो ही नहीं सकता है। क्लास सीसीएल हो जाएगा, बच्चा एक्टिव हो जाएगा। आपको बस प्रोवाइड कर देना है समृद्ध लिखित सामग्री, अर्थात लिखित सामग्री जो है, व्याकरण किताब है, कहानी है, विपुल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उसे आप दे दें और कहें कि आप संरचनाओं की स्वयं खोज करें। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक व्याकरणिक अभ्यास की वकालत ना तो एनसीएफ करता है ना नेट 2020 करता है, यह विकल्प आपका गलत हुआ। विद्यार्थियों को पुस्तक से संरचनाओं को याद करने के लिए कहें, याद करने की भी वकालत नहीं करता है, मेमोराइज नहीं करना है, बच्चे को निष्क्रिय बनाएगा, यह अनुकरण नहीं करवाना है। विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं पर कोई एक प्रदत्त कार्य, असाइनमेंट प्रदत्त संरचना पर असाइनमेंट बनाने के लिए दे रहे हैं, तो यह भी इस बढ़िया तो है, मैं ये नहीं कहूं पूरा पूरा गलत है, सब सही है, थोड़ा थोड़ा सब सही है। लेकिन जब 1 और 4 की बात करी जाए तो 4 में आप असाइनमेंट बनवा रहे हैं स्ट्रक्चर पर, और 1 में क्या कर रहे हैं? स्वयं खोजने के लिए कह रहे हैं। तो यहां पर उसके पास लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, बंधन नहीं, बंधन से मुक्त है। इसलिए 1 नंबर बनस्पत 4 के ज्यादा बेहतर विकल्प है, इसलिए 15 का 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आज का सेगमेंट आपका कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट में नेक्स्ट सेशन के क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।